राम राम सभी को। मैं सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि साड़ी का जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर में काम करती है। ऐसी एक कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का ट्राई कर रही है, जिसका कंपनी का नाम है सरस्वती साड़ी डिपो। ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये यूजुअली होलसेल के अंदर में काम करती है और वहीं से पैसे कमाती है। अब आज के दिन पहले कंपनी को बेसिक डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, और बाद में कंपनी को जानने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ थोड़ा सा, और बाद में हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में खुलने वाला है और 160 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है आईपीओ के लिए। यहाँ पे कंपनी 160 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से, जिसमें से कंपनी के पास में 104 करोड़ रुपए ही जाने वाले हैं। बाकी 56 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो अपनी जो वैल्यू लगा रही है वो 633 करोड़ रुपीज का कंपनी वैल्यू लगा रही है अपनी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी बेसिकली किस तरीके से काम करती है, तो कंपनी होलसेल मार्केट में काम करती है B2B सेगमेंट के अंदर में। तो अब किसी को भी अगर मान के चलिए साड़ियाँ चाहिए कंपनी की, तो वो अपना दुकान खोले, जीएसटी नंबर ले और बाद में जो जीएसटी इन्फॉर्मेशन के साथ में कंपनी के साथ में रजिस्टर कर ले। फिर कंपनी जो है सामान बेचती रहती है आपकी दुकान के ऊपर में। माल जैसे जैसे आपका बिकता जाता है वैसे वैसे आप नया माल ऑर्डर करते रहते हैं कंपनी से। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में कंपनी काम करती है। साथ में आपको ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साड़ीज ही अवेलेबल हैं, बहुत सारे मटेरियल्स कंपनी और भी अवेलेबल हैं जो कि साड़ी के साथ में यूज होते हैं। जैसे कुर्तीज़ हो गई, ड्रेस मटेरियल हो गया, ब्लाउज हो गया, लहंगा हो गया, बॉटम्स हो गया, और भी जो साड़ी के अलावा जो दूसरी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, सलवार कुर्ते वगैरह, वो भी कंपनी उनमें भी डील करती है। अब यहाँ पे आज के दिन देखा जाए तो इनके पास में एक कैटलॉग है जो कि 3 लाख से ज़्यादा का SKU इनके पास में है। अब ध्यान रखिए कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर भी है और साथ में दूसरी जगहों से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। कंपनी टाई अप भी कर लेती है दूसरी कंपनियों के साथ में जिनकी ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम जो दूसरी ब्रांडेड कंपनी है वो भी कंपनी से काम करवा सकती हैं। साथ में ही कंपनी खुद भी ब्रांड्स के साथ में कंपनी अपना माल भी यहाँ पर बेचती है। सो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर में कंपनी काम कर रही है एंड अच्छा खासा फल फूल रहा है बिजनेस। काफ़ी कंपनी पुरानी है, 1996 की बनी हुई कंपनी है आज के दिन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास में वो पिछले 2 साल का ही कंपनी ने डेटा दिया है। 550 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2022 के अंदर में, फिर 603 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया। तो इंक्रीज यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लगभग 10% के आसपास का। और उसी के साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखने जो बेनिफिट मिल रहा है वो यहाँ पे 12 करोड़, फिर सीधे 24 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स के अंदर में लगभग डबल का उछाल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दिसंबर 36, 18, 24, सो लगभग 4% का नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल पा रही है अपने जितने का भी माल बेच रही है उसके मुकाबले। 100 का माल बेचती है, 4 रुपये कमा रही थी यहाँ पे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। और पिछले साल के मुकाबले कंपनी जो है लगभग 2% ही प्रॉफिट कमा पा रही थी। दैट्स अच्छा कि जिस जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर में आज के दिन 41 करोड़ का लोन है, दैट इज पिछले साल के मुकाबले डिक्रीजिंग, 2022 के मुकाबले डिक्रीजिंग है। कंपनी का 2024 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल आज के दिन में नहीं है, हो सकता है कंपनी अभी आईपीओ आने से पहले ही जारी भी कर दे, बट अभी रिसेंट के हिसाब से कंपनी का जो उस वक्त का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2023 में अपनी फाइल लगाई थी DRHP, वही DRHP अवेलेबल है यहाँ पर हमारे साथ में। राइट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब कंपनी की थोड़ी सी ये जो कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है 633 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ भी है कि कंपनी 104 करोड़ रुपए उठा रही है, सॉरी 160 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 56 करोड़ रुपए तो कंपनी के जो मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, वो यहाँ पे शेयर्स बेच रहे हैं। तो मालिक लोग जब अपने शेयर्स बेचते हैं तो वो हाईएस्ट वैल्यू पे बेचने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छा खासा स्टेक बेच रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो सकता था कि सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में भी जा सकते थे, बट कंपनी जो प्रमोटर लोग, मैनेजमेंट का डिसीजन यही रहा है आई गेस कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे तो फिर पर इक्विटी जो पर शेयर जो प्रॉफिट आएगा फ्यूचर में जो कमाएगी तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स ना बढ़ाते हैं। और सेबी की जो लिमिट है कि 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं रह सकता प्रमोटर्स के पास में कंपनी का, तो उस लिमिट को भी ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से कंपनी के जो प्रमोटर्स ने डिसीजन लिया कि हम ही अपना स्टेक यहाँ पर बेच देते हैं। तो अब ठीक है, जो भी उनका मैनेजमेंट का डिसीजन है ठीक ही होगा अब उनकी कंपनी के हिसाब से। दूसरा, अब कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है, क्योंकि बाकी 100 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जा रहे हैं लगभग। तो उसके लिए वर्क कंपनी बोली कि हमारे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के माल ज़्यादा से ज़्यादा उठ रहा है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। राइट, तो बेसिक रीज़न है, जो कि सबसे बेसिक रीज़न है वही वाला कंपनी का है।
अब थोड़ा सा आरएसपी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कंपनी के रिलेटेड चीज़ों को। ये कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स है, जिनके पास में दुल्हानी नाम से जो पूरा का पूरा परिवार है, इनके पास में कंपनी के शेयर्स हैं, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक केस है जो कि कंपनी के प्रमोटर के ऊपर में हो रखा है, वो भी क्रिमिनल कैटेगरी का है। थोड़ा सा कट गया है, क्रिमिनल कैटेगरी का है। तो वो केस क्या है, वो यूजुअली एक बंदे ने केस कर रखा है, वो भी गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और प्लस 25 अदर्स। तो उसमें भी एक प्रमोटर का भी नाम है उस लिस्ट के अंदर में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में। उसमें कोई प्रॉपर्टी है जो कि इन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पे करवा ली थी, जिसके बाद में ये केस जीत भी गए थे। बट उसने जो बंदा है जो कि हारा है, उसने एक रिवीजन का वो लगा दिया कि एक बार दोबारा चेक और रिव्यू फाइल लगा दी। तो अभी वो केस चल रहा है। सो द मैटर इज पेंडिंग। बाकी कोई कंपनी से रिलेटेड या फिर एक संदिग्धता प्रतीत करे एक प्रमोटर के, पर्टिकुलरली एक प्रमोटर के ऊपर में ही, तो वो एक यहाँ पे इस केस में प्रतीत नहीं होता है। तो प्रमोटर के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते, जिस तरीके से मोती सन्स ज्वेलर्स के अंदर में उंगली उठी थी एक प्रमोटर के ऊपर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे कंपनी की ये काफ़ी सारी जो जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क कंपनी को मिला हुआ है। ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनके में, इन पर्टिकुलर लोगोज के लिए। नेक्स्ट अगर देखें, कंपनी के पास में आज के दिन कोई प्रॉपर्टी खुद के नाम पे नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन दी रेंट पर्पसेस। सो यहाँ पर कंपनी के नाम पे कुछ भी नहीं। ये कंपनी की हम लोग यहाँ पे वेबसाइट है अवेलेबल हमारे सामने। इसके अंदर ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, बस आपको सिंपल इतना था कि आपके पास में दुकान है तो अपने आप को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के लिए आपको जीएसटी वीएसटी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बार आप लोग रजिस्टर हो जाते हो, क्रिएट एन अकाउंट, उसके बाद में आप लोग इनके साथ में डीलिंग कर सकते हो। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का एक जॉइंट वेंचर भी चल रहा है, जिसके अंदर में कंपनी ये विजय पप्पू सिंधी, ये जो 3 सिंधी हैं, इन चारों का मिला के एक जॉइंट वेंचर भी चलता है। और जॉइंट वेंचर के अंदर में जो भी प्रॉफिट होता है, जॉइंट वेंचर मतलब ये 4 बंदे मिलके एक अलग से पार्टनरशिप फर्म इन्होंने खोल रखी है, जो कि अलग से बिजनेस करती है, और बिजनेस का 50% जितना भी प्रॉफिट होता है वो इस कंपनी के हत्ते आता है। सो एक ही जॉइंट वेंचर कंपनी की, कोई सब्सिडियरी, कोई एसोसिएट्स, नथिंग देर आर एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में बढ़ जाती है तो वो अलग बात है। बाकी एक जॉइंट वेंचर के अंदर में कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, कंपनी के थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं फाइनल। उसके बाद में हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कंपनी को दूसरी जो लिस्टेड कंपनियां उनके साथ में, जिससे कि हमें थोड़ा सा और बेसिक आइडिया हो जाए, राइट। अब यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट ये रही। तो कंपनी की आज की जो बैलेंस शीट की जो टोटल साइज है वो 188 करोड़ की है, जिसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 35 करोड़ रुपीज़ ही है। बाकी जो भी बैलेंस शीट जो 188 करोड़ की जो साइज़ है बैलेंस शीट की, बाकी जितना भी साइज़ का जो हिस्सा है वो या तो लोन का है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे A+B+C, तो यहाँ पर लगभग कितना 108 करोड़ रुपए का तो ट्रेड्स पेएबल हैं। इसी के साथ में 41 करोड़ का कंपनी के ऊपर में बोरोइंग है, उधारी है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ है नहीं कंपनी के ऊपर में। और बाकी जो लगभग ये टोटल मिला के आपको कितना हो गया 188 करोड़ रुपीज़ बन जाते हैं। ये लाइबिलिटी मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा, उधारी, साथ में जो बोरोइंग है 41 करोड़ की, ये सब कुछ मिला के, और छोट मोट और भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, सब कुछ मिला के बन जाता है 188 करोड़ रुपये। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पे है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट, वो जो जितना भी स्टोर खोल रखे हैं ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कंपनी के पास में है नहीं, लैंड वगैरह कुछ है नहीं, बट जो खोल रखा है, जो रेंट पे ले रखा है, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करवा रखा है, उसकी वैल्यू है। तो उसकी 3 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई हुई है, 3.5 करोड़ रुपये लगे हुए इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने। और बाकी जो पैसे पड़े हुए हैं इन्वेंट्री की फॉर्म में, 92 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में लगा रखे हैं, मतलब माल खरीद के रखा हुआ है। और 65 करोड़ रुपए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए कि माल बिक गया है बट पैसा अभी तक आया नहीं है, सो उसको माल समझ के चल रही है कंपनी। और 19 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। ये कंप्लीट इन्वेंट कंपनी का पैसा लगा पड़ा है। अब यहाँ पे जो कंपनी का एक कंसर्न होता है वो ये है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स की एक साइकिल बंधी हुई है, जो कि हमें यहाँ प्रतीत होता है, जो कि हर 6 महीने के अंदर में ये पैसा रिकवर हो रहा है। सो बट यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कि कंपनी का पिछले 1 से 2 साल के अंदर में भी लगभग 13 लाख रुपए, सॉरी 1.5 करोड़ का पैसा अटका हुआ है, और यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए भी अटका हुआ है। हो सकता है कि लॉन्गर टर्म में दिक्कत भी कर सकता है, बट 6 महीने की जो साइकिल बंदी पड़ी है उसमें सिर्फ 60 करोड़ के आसपास के पैसा जो है साइकिल चल रही है।
सो एक फिक्स नंबर ऑफ जो दुकान वाले हैं उनके साथ में बिजनेस चल रहा है, दैट्स फाइन। कंपनी के इसी के साथ में कंपनी की जो P&L स्टेटमेंट है उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस साल कंपनी को नेट प्रॉफिट्स एक ही चीज़ की वजह से हुआ कि कंपनी ने इस साल माल खूब अच्छा खासा बेचा है और नया माल कंपनी ने खरीदा नहीं है। अगर कंपनी और माल ज़्यादा खरीद लेती तो इस साल नेट प्रॉफिट नहीं बचते, बट कंपनी ने माल क्या है जितना पड़ा था उसी को ज़्यादा निकाला है। न्यू जो है पिछले साल के मुकाबले स्टॉक इन ट्रेड जो है वो यहाँ पर कम है, देख रहे हो, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ गया है। तो ये एक मेन रीज़न था, बट कभी ना कभी माल जो खरीदा वो बिकेगा ही, बिकेगा तो नेट प्रॉफिट आएगा ही। बट दिक्कत ये है कि कंपनी कई बार माल बच जाता है तो वो सस्ते में बेचना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है फ्यूचर के अंदर में। इसी के साथ में हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो वो पॉजिटिव है एवरी टाइम, तो दैट इज़ अगेन ए गुड थिंग। अब नेक्स्ट को एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं कंपनी को किसके साथ में, दूसरे जो मार्केट में अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटर्स उनके साथ में। तो पी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे 35 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की नेटवर्थ है और यहाँ पर 104 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं, तो लगभग हम मान के चलते हैं 130 करोड़ रुपए खर्चे वर्चे भी आईपीओ लेके आने में लगता है, तो 130 करोड़ रुपए का कंपनी का नेटवर्थ मान लेते हैं। आफ्टर द आईपीओ हो जाएगा तो 5352, सो 5 के पीबी के आसपास में, सो 5 का नहीं 4.7 के आसपास में कंपनी का पीबी रेशियो आ जाएगा, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं गो फैशन ये कंपनी का कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे इसका पीबी रेशियो है 10 का, तो इसके मुकाबले कंपनी अच्छी वैल्यू लगा रही है। और इसका है 2.25 का, तो इसके मुकाबले महंगी वैल्यू लगाई है। साइज सिल्क अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है। दूसरा हम लोग पी रेशियो निकाल के देख लेते हैं, कमाई के हिसाब से कंपनी वैल्यू जो लगाई उसके हिसाब से कमाई कितनी ज़्यादा कर रही है और मार्केट में जो अवेलेबल है उनको क्या वैल्यू मिली हुई है उस कमाई के हिसाब से। यहाँ पे 22 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो गया, 30 के पी रेशियो के आसपास में निकल के आ रहा है। एक बार इसको 633 डिवाइडेड बाई 22, तो 28, 30 का पी रेशियो 28 का 29 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। सो 29 का ये इसका 71 का पी रेशियो है, इसका 23 का है। सो दोनों के मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो जिस हिसाब से कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपैरिजन किया उस हिसाब से कंपनी का थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है। क्या रिस्क नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास में खुद का कुछ भी नहीं है, बस एक मान के चलो कि एक बड़ा वेयर हाउस है जिसके पास में कंपनी के पास में माल खरीद के रखा हुआ है और वहाँ से कंपनी ने टाई अप कर रखा है, तो उनको डायरेक्ट सप्लाई करती रहती है। तो हम सिर्फ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ कमाई के बेसिस के ऊपर में ही पैसा लगा रहे हैं। कमाई जो कर रही है 30 का पी रेशियो मार्केट में, अभी क्या स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो 30 का पी रेशियो में जो 30 का पी रेशियो वो जस्टिफाइड लग रहा है, बट इतना जस्टिफाइड है नहीं वो। सो यहाँ पे 30 का पी रेशियो, तो इसके मुकाबले कंपनी कमाई भी अच्छी नहीं कर रही। सो काला मंदिर जो है वो ये साई सेल काला मंदिर ज़्यादा बेटर वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है अगर हम कंपेरेटिवली देखते हैं तो। बट अब ओवरऑल बात लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म किया जाती है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में थोड़ा सा भी झिझकूंगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक बार को थोड़ा सा पुश मिल सकता है इनिशियली, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे को देखने को मिल सकता है। बाकी लॉन्गर टर्म में थोड़ा सा दिक्कत है, हमें थोड़ा सा और स्टडी करनी पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर में। दैट्स ऑल। अब साई सिल्क साल काला मंदिर के ऊपर में हम लोग रिसेंट बहुत ही जल्द रिसर्च करके कोशिश करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।